नमस्कार, मैं नौमान खान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। आप अभी तक अयुब भाई, आपकी गिनती एक अच्छे शिक्षित परिवार और एक अच्छे मुस्लिम नेता के रूप में होती है। हालांकि राजनीतिक गतिविधियां में आप शामिल रहते हैं, समाज सेवा में भी रहते हैं, तो मेन फोकस आपका भी रहता है मुस्लिम पर। तो मुस्लिम जिस स्थिति में आज है उसको आप किस रूप में लेते हैं? मैं पहली बात तो ये है कि देखिए, मुस्लिम पॉलिटिशियन कोई है ही नहीं। जो लोग, क्योंकि मुसलमान ने कभी भी अपने मुस्लिम पॉलिटिशियन कोई बनाया नहीं जी। लेकिन जो जिस स्थिति में आज हमारा समाज है, चूँकि हम मुसलमानों में पैदा हुए, मुसलमान हम हैं और मुसलमान होने में हमें फ़ख्र है जी। इसमें कोई हमें शर्म नहीं लगती है कि आज जो जिस तरह से मुसलमान की पोजीशन है, मेरा ये मानना है कि आज मुसलमान समाज के सबसे नीचे तबके में पहुंच चुका है। क्या कारण है इसका? कारण तो इसके इतने हैं कि अगर हमारा आप लोग एनालिसिस करेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। फिर मोटे तौर पर चूँकि जिन लोगों पर जिम्मेवारी थी मुसलमानों को अपलिफ्ट करने की जी, उन्होंने सभी ने मुसलमानों के साथ छल किया, उनको उल्लू बनाया, उनको उनके साथ उनके सेंटिमेंट्स को छला। और जिस तरह से समाज के, देखिए समाज आगे वो बढ़ता है जिसमें समाज के अग्रणी क्लास के लोग समाज को दिशा देते हैं। लेकिन बदकिस्मती मुसलमान की ये रही इस देश में कि मुसलमान को दिशा देने वाले लोग ही दिशाहीन थे। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए उन्होंने पूरी कौम को बेच दिया। तो मुसलमान इसको समझ नहीं पाए। मुसलमान ने समझा ही नहीं, समझने ही नहीं दिया। आप आज़ादी देखिए, हम लोगों को 77 से मुझे याद है जी। उससे पहले का मुझे याद नहीं, लेकिन 77 से मुसलमानों को जब चुनाव होता है, ख़ास तौर से जब चुनाव के बीच में ऐसे लोग आते हैं मुसलमानों में जो 5 साल तक कभी दिखाई नहीं देते, और उसके बाद में उन लोगों को इतनी ऑफेंसिव होकर के आते हैं वो, और मैं कहता हूँ वो स्पॉन्सर्ड होते हैं जी, कि वो आम मुसलमान को सोचने का मौका ही नहीं देते, कैप्चर कर लेते हैं। बिल्कुल, उसको इतने आंधी धांधी आएंगे और जब तक लोगों को सोचने का मौका मिलेगा तब तक वो चुनाव हो जाता, रिजल्ट होकर निकल के चला जाता है। कुछ आरोप लगता है कि चुनाव के दिनों में कई ऐसे संगठन सक्रिय हो जाते हैं जो सो कॉल्ड बीजेपी पेड या कोई और पेड कहे जाते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करते हैं। मान लो, मैंने वही आपसे कहा कि भाई आज देखिए, मुसलमानों को एज ए होल स्पॉन्सर्ड लोग जो होते हैं, स्पॉन्सर्ड वो किसी से भी हो सकते हैं जी जी जी, वो चाहे बीजेपी से भी हो सकते हैं, वो सपा से भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस से भी हो सकते हैं, वो हमारी पार्टी से भी हो सकते हैं। स्पॉन्सर्ड लोग जो हैं जी, वो लोग अपने हिसाब से मुसलमान को कैप्चर कर लेते हैं। तो ऐसा क्या हो कि मुसलमान इस तरह के लोगों से बचे और अपनी सोच के मुताबिक, अपने मन मर्जी के मुताबिक, अपने हाल मतलब लाभ देने वाली किसी, देखिए जहाँ तक मेरा अपना निजी मामला है, मेरा निजी मानना यह है कि मुसलमानों में पॉलिटिकली और सोशली रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पॉलिटिकली रिफॉर्म्स से ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मुसलमानों में एक ग्रुप जब तक प्रेशर ग्रुप नहीं होगा, देखिए एमपी एमएलए की अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि हम लोग सेकुलर कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंपनी में रहते हैं, और यहाँ पर कोई भी बात कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है जी। अब जैसे रामपुर की स्थिति अलग है जी। आजम खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में 70-80% मुसलमान वोटर है, लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ हमें अपने हिंदू भाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि किसी हमारी ऐसी बात से किसी हमारे हिंदू भाई को दिक्कत ना हो, तो हम लोगों को उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुसलमानों में चरणबद्ध तरीके से जी, स्टेप टू स्टेप जी, अगर कोई काम नहीं होगा तो इनका सुधार
पॉलिटिकली सुधार होना बड़ा मुश्किल है। मुसलमानों की इस दूरदर्शिता के लिए, इसकी दूरदर्शा के लिए राजनीतिक जो दल हैं, कांग्रेस में पहले मुसलमान जुड़ा, उसके बाद वहाँ से कट के क्षेत्रीय दलों में आ गया, समाजवादी और जनता दल, ये सारी चीज़ें। तो ये राजनीतिक दल इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं मुसलमान की इस हालत के? नहीं, मुसलमान खुद जिम्मेवार है इस हालत के लिए। अच्छा, राजनीतिक दलों ने तो सबने छला जी, चाहे वो कोई हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो सबने छला, लेकिन इसके लिए हम खुद अपने लिए जिम्मेवार हैं। तो खुद कैसे जिम्मेवार? हम जिम्मेवार इसलिए कि हमें यही नहीं पता कि हमें राजनीति से क्या लेना है, हम एमएलए से क्या चीज़ करवाएंगे, हम एमपी से क्या बात करेंगे, हमें सरकार से क्या डिमांड करनी है, हमें अपने बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए हमें उनका कैसे रोजगार चलेगा, उनको कैसे सिक्योरिटी मिलेगी, उन्हें कैसे एजुकेशन मिलेगी, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कैसे उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हम लोग इन बारे में डिस्कस ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं। तो ऐसा क्या आपने कभी देखा किसी कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन ने किसी मुसलमान पॉलिटिकल एजेंडे में कहीं पर ये आया हो कि भाई हमारे आने वाले बच्चों के लिए ये सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए ये एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए ये हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए, ये हमारे लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये कभी कभी किसी मुसलमानों ने डिस्कस ही नहीं किया। यहाँ डिस्कस करने के इशूज़ अलग हैं। क्या इशूज़ हैं? यहाँ इशूज़ है कि साहब मेरा निजी फ़ायदा कैसे हो जाए, निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए सब लोग लगे हैं। मुसलमानों के सामने जो रोजी रोटी का संकट है, वो रोजी रोटी का संकट मुसलमान पॉलिटिशियन के सामने भी है। इसलिए आप मुसलमान पॉलिटिशियन जो बनता है वो पहले अपना, भैया का, भतीजे का, सबका वो होता है, पहले सबका करता है, पहले अपना परिवार को देखता है, फिर उसके बाद में देखता है कि कहीं उसको फिर उतनी फुर्सत ही नहीं मिलती, वो इस स्थिति में रहता ही नहीं कि वो मुस्लिम कौज के लिए लड़ाई लड़ सके। आज मुस्लिम कौज के लिए लड़ाई वही आदमी लड़ेगा जो अपने घर परिवार की चिंता नहीं करेगा। जी, तो आपका मतलब ये, मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूँ कि नींव की ईंट किसी को बनना पड़ेगा अगर मुसलमान। निश्चित तौर पर देखिए, पॉलिटिकल लोगों के अलावा जी जी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप जिसको कहते हैं, जी जी, वो जब तक मुसलमान का नहीं बनेगा, मैं कहता हूँ कि आप एमएलए बना करके भेज रहे हैं, ठीक, आप एमपी बना के भेजा, आपने बहुत लोगों को बनाया। 77 में आपने मुसलमान ने जनता पार्टी की सरकार बनवाई, 80 में आपने कांग्रेस की सरकार बनवाई, 84 में फिर मुसलमान ने कांग्रेस की सरकार बनवाई, 89 में जनता दल की सरकार बनवाई, उसके बाद में बहुत पार्टियाँ आई गई, चलता रहा। लेकिन सरकार बनने के बाद में जिन लोगों की जिम्मेवारी थी कि वो मुस्लिम इश्यूज को उठाते, वो अपनी राज्यसभा, अपनी एमएलसी, अपने छोटे छोटे कामों में लग गए। उनमें कोई भी हो, A to Z, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का, उसमें हमारे रिलीजियस लोग भी थे, उसमें हमारे पॉलिटिशियन भी थे, जिन लोगों जो नारा देते थे कि आप इकट्ठे हो जाओ, चाहे वो हमारे किसी मस्जिद के इमाम हो, चाहे हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, उन लोगों ने कभी ऐसी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, ये हालत न केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान की हालत लगभग एक जैसी ही है, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जी। मैं कई मुस्लिम कंट्री में जाने का मुझे मौका मिला है। जिन चीज़ों को लेकर के यहाँ मुसलमान पर नुक्ताचीनी होती है जी, अगर आप दुबई चले जाओ, आप सऊदीया चले जाओ, आप अगर ईरान चले जाओ, आप कतर चले जाओ, आप आबू धाबी चले जाओ, शारजा चले जाओ, मुझे जाने का वहाँ मौका मिला है जी। मतलब आज मुसलमान को कहा जाता है कि मुसलमान गंदा रहता है। हाँ। हमारे इंडिया में हाँ। कोई हमारे घर के बराबर में रहने को तैयार नहीं है जी, कोई हमारे से दोस्ती करने को तैयार नहीं जी, कोई हमारे साथ व्यापार करने को तैयार नहीं। लेकिन आज दुनिया में अगर आप जाओगे, जो गरीबी भी हैं, तो वहाँ नीट एंड क्लीन मिलेगा, कहीं कोई गंदगी नहीं मिलेगी, वो जहाँ मुस्लिम कंट्री है। हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि अल्टीमेटली क्या ऐसी क्या वजह है जो हमारे उसमें बनेगी।
और दो तीन चीज है, मैं दो तीन चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। देखिए, मोदी जी ने एक नारा दिया कि पहले देवालय फिर शौचालय, पहले शौचालय फिर देवालय जी। कि उन्होंने लेटरिन बात की इतनी इम्पोर्टेंस समझी कि वो मंदिर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उसको माना उन्होंने। ठीक। मुसलमान के गरीब से गरीब के भी जी। अब से 50-60 साल पहले जो बिल्कुल जिसके खाने को रोटी नहीं थी, मकान नहीं था, उसके भी लैट्रिन बाथरूम घर में थी। हाँ। उस पर लेकर के नुक्ताचीनी करते थे हमारे हिंदू दोस्त के, यार मुसलमानों के तो घर में लैट्रिन बनी हुई है। आज उसी पे है। आज चूंकि हम लोग गरीब हो गए जी। हमारे मुसलमान भाई की माली हालत कमजोर हो गई, आज वही लैट्रिन बाथरूम में उनके किसी के 10 लाख रुपए लग रहे हैं, किसी के 20 लाख रुपए लग रहे हैं। जी जी। तो आज हम उन्हीं चीजों को लेकर के हमारी वही लैट्रिन हमारी वो पुरानी रह गई हैं। उन्होंने लैट्रिन को बिल्कुल मॉडर्न तरीके से कर लिया है। दूसरी, जैसे हम लोगों को पर्दा सिस्टम है जी। आपने जनरली देखा होगा, हमारे यार दोस्त हिंदू दोस्त भी करते हैं कि साहब ये टाट की पट्टी डाल रखी है मुसलमान ने। जी हाँ, आमतौर पर उसी का उदाहरण भी देते हैं। उसी का उदाहरण देते हैं ना कि भाई टाट की पट्टी होगी तो मुसलमान का घर होगा। ये टाट की पट्टी एक सिंबॉलिक है जी। हम लोगों ने, मतलब मुसलमानों ने ये पर्दा, ये जो टाट की पट्टी का जो आज हम जिससे पहले क्रिटिसाइज करते हैं लोग, ये इसी की देन है। कर्टेन जी। पर्दा आज 1000 रुपए गज का पर्दा पड़ा हुआ है। उसकी वजह है कि मुसलमान की माली हालत कमजोर हो गई। मुसलमान 100 रुपए गज का 200 रुपए गज का पर्दा खरीद नहीं सकता, लेकिन वो पर्दा सिस्टम जो दिया वो मुसलमान की देन है। मेरा एक दोस्त है, मित्र है मेरा, वो जाट है बाई कास्ट और शुगर मिल में जनरल मैनेजर है। तो ऐसी बात हो रही थी, उसने मुझे कहा कि अगर आज हिंदुस्तान का जो पॉल्यूशन खराब है जी, पर्यावरण जो खराब है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग लगे हैं, मोदी जी भी गए थे, हाँ। वो पर्यावरण इसलिए खराब हुआ कि मुसलमान कमजोर हो गया। उसने मुझे बताया कि जितने बाघ थे वो सब मुसलमानों के थे। मुसलमान कमजोर हुआ, सब बाघ कट गए, सब पेड़ खत्म हो गए। मैंने नजर घुमाई तो उसमें 100% सत्यता पाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे लोगों ने तो 20 साल 40 साल पहले इस चीज को दिया, कंसेप्ट दिया। वो अलग बात है कि हम आज समाज के हिसाब से उसमें फिट ना बैठ रहे हैं, वो उसकी वजह सिर्फ माली हालत है। आप भाई साहब कांग्रेस से आपने शुरुआत की, जनता दल से, और बाकी बसपा में भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे, कांग्रेस में रहे। इनमें आप राजनीतिक दलों में क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए, सब राजनीतिक दल सब एक जैसे हैं। राजनीतिक दल में आपकी नीयत क्या है, सब दल में 19-20 सब कोई फर्क खास है नहीं। मैं मिसाल के तौर पे अभी मुलायम सिंह जी की, अखिलेश की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है जी। और आजम खां का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो आजम साहब ये बोल रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश का मुसलमान बड़ा मायूस है जी। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मुसलमानों की सरकार है ये, मतलब मुसलमान जो है इस सरकार में बड़ा खुश है जी। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से, आप तो पढ़े लिखे सब लोग रोज देखते हो कि मुलायम सिंह अखिलेश की सरकार को बनाने में मुसलमानों ने पूरी ताकत लगा दी। हाँ। ताकत लगाने के बाद में जो, देखिए, किसी चीज का चुनाव मैनिफेस्टो होता है जी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने 100% मैनिफेस्टो हाँ, अमल कर दिया। उस मैनिफेस्टो को शायद अखिलेश जी मुसलमानों वाले जो क्लॉज है उसको भूल गए। उसमें 18% रिजर्वेशन की बात भी थी, उसको भूल गए। और मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं सबको। पहली बार ये बात सही है कि अखिलेश जी ने पहली बार मुसलमानों के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया उत्तर प्रदेश के बजट में, लेकिन वो 200 करोड़ की सीमा कितनी कम है। एक मामूली इंजीनियर नोएडा में पकड़ा गया जी। 1000 करोड़ रुपया मिला, उसकी संपत्ति उस पर मिली, और पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जो जिसकी आबादी 500 600 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ जो भी हो, ए टू जेड, उसको 200 करोड़ रुपया। तो ये पूरे मुसलमानों की अगर वो 5 साल तक मिलता भी रहता, जबकि वो बजट दोबारा से आया नहीं, हाँ, सिर्फ 200 करोड़ रुपए मिल के रह गया 5 साल के लिए। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर तुम 5 साल से कंटिन्यूअस भी कर दो